Welcome back, students. Good morning. Okay. Next topic is making of the Indian Constitution. Okay. In this video, we will explain about making of the Indian Constitution, and in this previous video, we explain about making of the साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे कॉन्स्टिट्यूशन के अबाउट एक्सप्लेन किया, और इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करने का काम करें। यानी कि इसमें मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अबाउट एक्सप्लेन करेंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया और उसकी क्या प्रोसेस थी। ओके, तो फर्स्ट टाइम इसको वैसे तो या आपके सिलेबस से आपके जो क्लास जो 9th है, इस पर उतना डिटेल नहीं एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मोटे तौर पे अगर देखा जाए लाइटली लेवल पे आप लोगों को इसमें जानकारी मिली है, तो फिर भी कुछ कि इस भारतीय संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोसेस थी मेकिंग की, उसको अच्छे तरीके से बेटर वे में समझने के लिए कुछ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है, उसकी मेकिंग की जो प्रोसेस है, उसके अबाउट कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लाइटली लेवल पे करूंगा, जिससे आप लोगों को ये बातें अच्छी से समझ में आ जाए। ओके, तो चूंकि जो ब्रिटेन इंडिया की कॉलोनीज थी। ओके, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया कि 16 और 17 सेंचुरी के आसपास अफ्रीका में और वर्ल्ड के अदर मोस्टली कंट्रीज में जो एक कोलोनाइजेशन का ड्यूरेशन चला था, जिसमें मोस्टली यूरोपियन जो कंट्री थे, स्पेन, पुर्तगाल, डचेस, ब्रिटिशर्स, फ्रांस, फ्रेंच, जर्मन, इन लोगों ने क्या किया, स्वीडिश, इन लोगों ने वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में अपनी कॉलोनी को सेटअप करना स्टार्ट किया। यानी कि कंट्री को स्पेसिफिक रूप से इन्होंने या कमर्शियल पर्पस से किया। जो इनका जो मेन पर्पस था स्टार्टिंग में, वो था कमर्शियल पर्पस, क्योंकि जो सबसे पहले रेनेसा, जिसे हम लोग पुनर्जागरण करते हैं, स्पेशली इस समय 15 और 16 17 सेंचुरी में यूरोप में जो लार्ज स्केल पे एवरी सेक्टर्स में चेंजिंग देखने को मिलते हैं। इसी समय वहां पे रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ मार्टिन लूथर के द्वारा, जो जर्मनी का था। मार्टिन लूथर ने क्या किया कि जो धर्म में बुराइयां थी, जो इविल्स थी क्रिश्चियन रिलीजन में या जो भी, उसको इस पे भी लेके रिफॉर्मेशन मूवमेंट चले, जिसे धर्म सुधार आंदोलन करते हैं। और साथ ही जो ड्यूरेशन रहा, यह रिलीजन से रीजन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि यह रिलीजन से रीजन में आया। साइंस टेक्नोलॉजी का लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हुआ, और इसके अकॉर्डिंग आगे चल के जो न्यू मशीन्स का क्रिएशन हुआ, रिसोर्सेस हुए, इन्वेंशंस हुए, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज आया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन 18 सेंचुरी के हाफ डिकेड्स आते आते उसके बाद लार्ज स्केल पे, जैसे हॉर्गिज ने स्पाइनिंग जेनी को इन्वेंट किया, ऐसे चल के डिफरेंट इन्वेंशन होने लगे, और जिसने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दिया। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, स्पेशली अगर यूरोप को हम देखें तो यूरोप के जो कंट्री हैं वह एक उस समय वहां पे जो सोशल डाइवर्सिटी थी, चाहे वो लैंग्वेज को लेके या डिफरेंट वे को लेके, उसके बेस पे वह एक नहीं हो पाया। जैसे इंडिया भी क्या है,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करने वाले पीपल्स है। बट इंडिया क्या, इंडिया इज अ वन कंट्री एंड टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में यह एक यूनिक कंट्री। ओके, अगर डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसे देखा जाए। बट यूरोप की कंडीशन ऐसी रही कि यूरोप क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर भी वहाँ पे सबसे पहले जो भी रीजन, रिलीजन से रीजन, जो भी इन्वेंशन, साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसने क्या किया, क्योंकि एरिया छोटा था तो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं यूरोप में, बस अभी हम लोग को लाइटली लेवल पे पढ़ना है तो उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जिसके कारण क्या हुआ, यूरोपियंस ने एक इन्वेंशन का दौर चलाया, स्पेशली रूप से जो नेविगेटर्स थे उनके, पुर्तगाल और स्पेन के। ये जब सबसे पहले कोलंबस और वास्को डी गामा ने अमेरिका और भारत की खोज की, उसका इन्वेंशन किया, उसके बाद एक यूरोप में खलबली मच गई, हर कोई अपनी कॉलोनी बनाने पे, क्योंकि वहां से अपनी इंडस्ट्रीज को एक रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ एक टाइम ऐसा था कि जब वहां के लिए और जो इनकी कॉलोनीज बनी, तो जहां की कॉलोनीज में जिस कंट्री में पॉपुलेशन एक्सेस थी, गरीबी अधिक थी, और जिस जगहों में जैसे भारत जैसे देशों में और भी देशों में, इंडोनेशिया में, जहाँ पे पॉपुलेशन अधिक थी, लोग वैसे थे जो ट्राइबल्स पीपल थे, जो और भी कैटेगरी के पीपल से सप्रेस क्लास थे, इनको क्या किया इन्होंने, कनाडा, फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, अमेरिकी कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इनको एक, यानी कि ये जो ड्यूरेशन रहा, ये इस समय जो दास प्रथा चलती थी, यानी कि लोगों की खरीद फरोख्त होती थी और वहां पे उनसे काम कराया। तो ये खैर आज की बात है, रीजन रहा आने का। तो भारत में जो फर्स्ट 1600 एडी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 ईयर्स के लिए ईस्टर्न कंट्री, जो पूर्वी देश थे अपने यहाँ के, यहाँ पे कॉमर्शियल पर्पज से ऑटोनोमी पावर दिया गया, यानी एक अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन का कोई भी न व्यक्ति, पर्सन, और न ही कोई दूसरी कंपनी वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है, उसको बैन कर दिया गया, सिर्फ ऑटोनॉमी दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यह महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट का एक राजलेख था जिसे चार्टर एक्ट 1600 का, ओके। और यहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती। उसके बाद 1726 का एक आया चार्टर एक्ट, ये भी जो जेम्स फर्स्ट था उसके द्वारा इसे वो किया गया था। ये भी क्या था, वो सम्राट था जेम्स फर्स्ट ने क्या किया कि जो 1726 का राजलेख था, यानी चार्टर एक्ट था, इसके अनुसार जो भी इंडिया में प्रेसिडेंसीज थे, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास, यानी कि अभी स्टार्टिंग हुई थी, तो स्टार्टिंग में जो कंपनी के रूल रेगुलेशन होते हैं, और जहां पे स्टार्टिंग जब आया था इस समय इन्होंने, तो वहां पे कुछ पावर दिया गया, यानी कि लॉ प्रिपेयरिंग का पावर इस चार्टर एक्ट के तहत दिया गया, ओके। उसके बाद आपका ये प्रोसेस चलता रहा, और जो नेक्स्ट आया आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1773 का जो चार्टर एक्ट था, यह सबसे इंपॉर्टेंट था, ओके। 70 जिसे हम लोग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस समय स्टार्टिंग में तो कंपनी ने क्या किया, 1600 के बाद अपनी स्पेशली जो कॉमर्शियल पर्पस था उसको प्रमोट करने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे जब इंडिया की जो उस समय कंडीशंस थी, इंडिया की कंडीशंस को देखा, तो इन्होंने क्या किया कि अपने को यहाँ पे पॉलिटिकल पावर के रूप में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। और कंडीशन ये रही कि जो कंपनी के
अफसोस थे, ये अपना पर्सनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे और पर्सनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते, और यह ब्रिटेन की पार्लियामेंट को यानी कि महारानी को प्रॉफिट कम दिखाते थे। यहां तक कि ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट से यानी कि वहां के इंग्लैंड से कर्ज लेते लेते एटलीस्ट 1767 के आसपास तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो डेब्ट था, कर्ज था, वह 4 लाख पाउंड के आसपास हो गया। पार्लियामेंट को शक हुआ, इसके बाद एक कमेटी बिठाई गई और उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम क्या किया गया, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया और साथ ही साथ कंपनी का जो पावर था, स्पेशली जो कमर्शियल पावर था, उसको अलग कर दिया गया और जो पॉलिटिकल पावर था, क्योंकि इस समय इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर के रूप में इमर्ज हो रही थी, तो पॉलिटिकल पावर क्या कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर, और इसी समय कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर था, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर है यह भारत का गवर्नर जनरल होगा। ओके, और साथ ही साथ जो डिफरेंट प्रेसिडेंसी है इनको भी कानून निर्माण का पावर दिया गया, लेकिन यानी कि लॉ प्रिपेयरिंग का पावर दिया गया, लेकिन इसी के कंट्रोल में था। ओके, फिर आपका एक एक्ट आया 1781 का एक्ट। इसके अकॉर्डिंग जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें कुछ संशोधन किए गए और इसी समय सुप्रीम कोर्ट, अभी देखिए इस समय 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया और इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी रखा गया, जो उस समय 4 मेंबर्स हुआ करते थे, 1 गवर्नर जनरल। ओके, बाद में चल के 1781 का जो एक अमेंडमेंट एक्ट आया कुछ सालों के बाद, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का पावर था, सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को उसके दायरे से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इसी समय जो आज जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स जो रिट इशू करते हैं गवर्नमेंट्स को, पर्सन्स को, इसके अकॉर्डिंग जो हैबियस कॉर्पस है इसमें रिट में आर्टिकल 32 में, तो उसमें यह है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इस समय कंपनी क्या करती थी कि लोगों से टैक्स वसूलने के लिए लार्ज स्केल पे पीपल्स को अरेस्ट कर लेती थी। और इसी समय कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट थी, इसने इस हैबियस कॉर्पस का, अपनी रिट का बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया और उसने क्या किया, इन सबको वह बेल दे देती थी, जिससे, और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन मकसद था वह था रेवेन्यू टैक्स या टैक्स को कलेक्ट करना, एनी अदर जो टैक्सेस थे, इसीलिए 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके बाद क्या किया गया, कंपनी जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया और इसी समय वहां पे एक दीवानी कोर्ट्स जिसे सदन निजामत कोर्ट कहा जाता है और सिविल कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया। वह सबसे उस समय हाई कोर्ट हुआ करती, क्योंकि क्राइटेरिया सीमित था उस समय, सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल ही हुआ करते थे। ओके, और बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट को एबॉलिश कर दिया गया। फिर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश करने का काम इंडिया में किया गया, जो आज भी आपके सामने। तो फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो भी थोड़े बहुत वैसे डिबेट्स थे, यानी कि कमर्शियल पर्पज और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी के 24 डायरेक्टर्स हुआ करते थे, वह डायरेक्टर्स अब कमर्शियल पर्पज को देखने का काम करते थे और साथ ही साथ लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टेब्लिश किया गया, जो 6 मेंबर्स जिसमें हुआ करते थे और वहीं से क्या करती थी, वह गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को मैनेज करने का काम करती थी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर को देखने का काम करती थी और जो भी वार वगैरह होते थे। फिर इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1793 के चार्टर एक्ट में भी क्या किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए और साथ ही साथ इस समय जो रूल रेगुलेशन थे इनको कोडिंग करने का काम स्टार्ट किया गया। फिर
1830 लाइटली लेवल पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखते जाइएगा। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। 1813 का चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंपनी के ऑटोनॉमी पावर को ईस्टर्न कंट्री में एबॉलिश कर दिया गया वर्सेस चाइना को छोड़ के से। ओके, और इसी समय जो जेसुइट मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको भी फ्री कर दिया गया कि आप जाके इन एरिया में जो रिलीजन प्रोपेगेशन है उसको आप लोग कर सकते हो, जिसका रिजल्ट आप लोग देखिए। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, और भी जो ट्राइबल्स एरिया है, क्या है आज टोटल मोस्टली 90% यहाँ के पीपल क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट है, जबकि ये क्या थे, ये ट्राइबल्स थे। ओके, फिर उसके बाद इसी समय 1 लाख इशू किया गया कि एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए। बाद में चल के इस पे डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ, जिसे आप लोग क्लास 8 में पढ़े, एंग्लिस्ट एंड जो ओरिएंटलिस्ट थे, जिसको लेके कि किस पे खर्च किया जाए। तो बाद में 1835 में यह तय हुआ कि नहीं, यह जो 1 लाख रुपीज है यह इंग्लिश मीडियम यानी कि इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च किया जाए। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पहले 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को स्पेशली पावर दिया गया था लॉ प्रिपेयर करने का, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इनसे छीन लिया गया, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ओके, और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, यह फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और इसी समय गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक मेंबर की एंट्री दी गई लॉ मेंबर्स की। यहीं पे जाके लेजिस्लेटिव का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। और जो गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वह क्या थी, वह गवर्नमेंट थी खुद में। जो रूल रेगुलेशन भी बनाती थी और साथ ही साथ उसे अप्लाई करने का भी काम करती थी। बट जो फर्स्ट लॉ मेंबर्स इंक्लूड किया, यानी उसका काम था कि वह कानून बनाने का काम करेगा, और जो बनाएगा उसे क्या करे, उसे गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसे लॉन्च करेगी, अप्लाई करेगी, जैसे आज केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। ओके, वह फर्स्ट मेंबर्स था लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले ने उसी समय से 1833 के बाद से ही इसने एटलीस्ट आपका 25 ईयर्स तक इसने इस पे काम किया, और काम करते करते इसने आईपीसी इंडियन पीनल कोड को लिखने का काम किया, जिसे 1860 के आसपास 1860 में इसे टोटल ऑल ओवर इंडिया में आईपीसी को अप्लाई कर दिया, जो आज भी आपके यहाँ चलता है। और फिर नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट आया 1853 का चार्टर है, ये भी चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और 1833 के चार्टर एक्ट में ही कह दिया गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिश पार्लियामेंट के ट्रस्टीशिप के रूप में इंडिया में जो कमर्शियल पर्पज कर रही है, जो भी कर रही है, जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा सकती। और यह 1853 के चार्टर एक्ट में यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया। साथ ही साथ 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी कि जो मैकाले मेंबर्स था, बाद में चल के इसको इंक्रीज करने का काम किया गया। ओके, इसमें बाद में इलेक्टेड मेंबर्स भी आने लगे, इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाने लगा गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, और गवर्नर जनरल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। अब यहीं से दो पार्ट होने लगे, पढ़ाया गया। फिर तब तक 1857 में रिवोल्ट हो गया, जिसे फर्स्ट बार आप इंडिपेंडेंट करते हैं। इसके बाद जो 1853 में कहा गया था कि एक ट्रस्टी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को देख रही है, और उसे कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट वापस ले सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा सकती है। तो वह 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का, उस समय महारानी विक्टोरिया का शासन था, 1836 से लेके 1901 तक ये रहे। तो एक
डिक्लेरेशन आया, उनका प्रोक्लेमेशन आया, जिसे महारानी का घोषणा पत्र कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो डेमोक्रेसी की एक मेन थीम होती है और यहाँ के लोगों के बारे में भी, पीपल्स के बारे में भी, यानी कि उस समय उन्होंने इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात की अपने चार्टर एक्ट में, सॉरी उनका जो प्रोक्लेमेशन था 1853 का। और इसमें क्या किया गया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को एबालिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और टोटल पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया। और 15 मेंबर्स की एक स्टेट सेक्रेटरी की एक काउंसिल बनाई गई, कमेटी बनाई गई। और इसमें ब्रिटेन का जो फॉरेन सेक्रेटरी होता था वही इसका हेड होता था, यानी वही इसे हैंडल करने का काम किया जाए, जिसे इंडिया हाउस के नाम से लंदन में जाना जाता। और बाद में चल के जो इसका खर्च होता था वह इंडिया के ट्रेजरी से दिया जाता। भारत का जो फंड है, सरकारी फंड था, यहाँ से उनकी सैलरी और पेंशन वगैरह जाती थी, जितने भी होते। फिर उसके बाद ये भी एक पॉलिसी अपनाई गई कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं अब उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को कि लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, इसके तहत इंडिया के प्रिंसली स्टेट को लार्ज स्केल पे ब्रिटिश प्रोविंसेस में मर्ज किया गया। और लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी 1848 से लेके 1856 तक, जो गवर्नर जनरल, इसने भी लार्ज स्केल पे क्या किया, जो इंडिया के इंडियन प्रिंसली स्टेट थे उनको ब्रिटिश प्रोविंसेस में मर्ज कर लिया। तो अब ये पॉलिसी रही कि जो रिवोल्ट हुआ इतना बड़ा, अगर कुछ ऐसे राजे रजवाड़े साथ नहीं देते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ जाना पड़ता। तो उसके बाद पॉलिसी को चेंज कर दिया गया। फिर 1861 का अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, अब टोटल पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ थी। और वहां से भारत इंडिया सेक्रेटरी जो था, जो इंडिया हाउस था, वह टोटल कंट्रोल देखता था। और जो प्रिंसली स्टेट थे, जो इंडिया सेक्रेटरी होता था, वह जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनके मैटर को देखने का काम करता था। और वही गवर्नर जनरल के माध्यम से, और वही गवर्नर जनरल जब प्रिंसली स्टेट के मैटर्स, जो 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थी, उनके मैटर्स को देखता था, तो वह 565 जो प्रिंसली स्टेट थी वह महारानी विक्टोरिया उस समय जो थी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में था। तो गवर्नर जनरल जब प्रिंसली स्टेट के मैटर्स को महारानी के कंट्रोल में देखता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में ब्रिटिश प्रोविंसेस को देखता था तो उसे गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल और वायसराय के पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते। ओके, और टोटल क्या था, महारानी के कंट्रोल में। फिर 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब इंडियन मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाने लगा। और इनकी जो नंबर्स थे, अब इसमें कुछ इलेक्टेड भी आने लगे। पहले तो नॉमिनेट होते थे, अब इलेक्टेड मेंबर्स भी आने लगे। और इसमें भी क्या होने लगे, इलेक्टेड और नॉमिनेट मेंबर्स आने लगे। अब इंडियंस को भी की डिमांड उठने लगी। और इसी समय से इंडियन जो इंटरनेशनल मूवमेंट था उसका जो फर्स्ट फेज था, स्पेशली जो लिबरल्स थे उनकी पॉलिसी, जिसमें फिरोज शाह मेहता थे, फिर दादा फ्राम जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, ऐसे करके बहुत से लीडर्स थे जो स्टार्टिंग के मॉडरेट लीडर्स थे। बाद में चल के जिनकी काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुई, आलोचना भी हुई, उसको भी आप लोगों ने क्लास 8 के इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो फिर आपका 1861 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसकी मेन है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, पोर्टफोलियो जिसे हिंदी में विवाह की व्यवस्था कहते हैं, यानी कि आज के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जब गवर्नमेंट बनती है तो मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, विभाग, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। ओके, तो इस पोर्टफोलियो सिस्टम की जो स्टार्टिंग हुई इंडिया में वह 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग।
ओके। और इसी समय क्या किया गया, गवर्नर जनरल को वीटो पावर देने का काम किया कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अगेंस्ट अगर चूंकि मेजोरिटी से किसी भी मैटर्स पे डिसीजन लिया जाता था तो वीटो पावर इस समय और डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि ये पहले भी डिक्लेयर था लेकिन इसे कंप्लीटली डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आया तो वह स्पेशल परमिशन लेके आया था वहां से कि हमें अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अगेंस्ट वीटो पावर चाहिए। और साथ ही साथ फिर इसके बाद और इसी समय 1860 में आईपीसी एक्ट को लाया गया, 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट लाया गया। इसके अकॉर्डिंग कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। ओके, फिर आपका 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1892 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इस एक्ट में जो पार्लियामेंट में यानी कि अब गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव इसको फिर इंक्रीज करने का काम कर दिया है। एटलीस्ट इसमें अब 100 के आसपास मेंबर्स होने लगे, इसमें 69 के आसपास ऐसे करके, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और भी मेंबर बढ़ने लगे, यानी कि इनके दायरे और इसमें इंडियंस को और इंक्लूड किया जाने लगा। ओके, कुछ इलेक्टेड होके आते थे और कुछ नॉमिनेटेड होके आते थे, और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे भी अब नॉमिनेट किए जाते। तो 1892 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें जब भी जो पार्लियामेंट थी या पार्लियामेंट एक्ट का स्ट्रक्चर अब प्रिपेयर होने लगा, तो इसमें जो डिस्कशन यानी कि जो मेंबर्स होते थे वह जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हुआ करते थे, वह उनसे क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन किए तो वह जो आंसर देगा, आंसर देता, उसके बाद एंटी क्वेश्चन करने का पावर नहीं। ओके, फिर आपका 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें भी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इंक्रीज करने का काम किया गया। साथ ही साथ इसमें फर्स्ट टाइम में किया गया कि माइनॉरिटीज के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रोविजन किया गया, जो 1947 में इंडिया को यानी कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मुस्लिम्स के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई, जो इंडिया पार्टीशन का कारण बनी आगे चल के। ओके, और इस एक्ट में मेन इस एक्ट की आप लोगों को जो फीचर्स है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर आपका 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर इमर्ज होके आ रहा, वह इस समय तक अब धीरे धीरे होने, इसमें भी क्या किया गया, इसमें ये किया गया कि सेंट्रल में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी कि 2 हाउसेस हो गए थे, इसका क्राइटेरिया काफी बढ़ा दिया गया। इसमें मेंबर्स की संख्या को और इंक्रीज कर दिया गया, और साथ ही साथ इस समय जो आईसीएस के एग्जाम्स होते थे उनमें कहा गया कि अब आईसीएस के एग्जाम्स क्या होंगे, अब इंडिया में भी कराए जाएंगे। वैसे तो 1853 में ही कर दिया गया था कि धीरे धीरे, लेकिन बाद में चल के चेंजिंग भी होते रहते थे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी फीचर्स थी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में स्टेट में डायरार्की सिस्टम को अप्लाई करने का काम किया गया, यानी कि जो वहां पे द्वैध शासन लगाने का, यानी जो गवर्नर होते थे स्टेट के गवर्नर, और बाद में चल के इसी समय इलेक्शन भी होने लगे, और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर जनरल हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, उसकी एक अलग गवर्नर की सरकार बनाई जाने लगी। और साथ ही साथ इधर जो इलेक्टेड होके चाहे इंडियंस या जो भी जाते थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में, यानी गवर्नर जनरल उसकी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में दोनों लेजिस्लेटिव और उसके भी मेंबर्स होने लगे। यानी कि इस समय जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट था, और साथ ही साथ रिजर्व सब्जेक्ट जो था गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के पास था, और जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट था
वह जो मिनिस्टर होते थे, मंत्री बनते थे, जिसमें मोस्टली भारतीय भी होते थे, तो वह इनके यानी कि जो बिना काम के डिपार्टमेंट था, जो पैसों वाला नहीं था, वह इनके पास रख दिया जाता था, और जो मेन डिपार्टमेंट था वह गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहता था। कुछ चुने हुए मेंबर्स होते थे। तो डायरकी सिस्टम को अप्लाई करने का काम किया गया 1919 के गवर्नमेंट आ गया, और साथ ही साथ क्या किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि इसको भी क्राइटेरिया बढ़ाने का, यानी केंद्र में भी द्वैध शासन लगाया गया और साथ ही साथ राज्यों में भी द्वैध शासन की बात की गई, डायरकी सिस्टम। इस अकॉर्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी क्या हुआ, जो भी अदर माइनॉरिटीज थे, ओके, जैसे बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख्स हो गए, इनको भी क्या किया गया, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी देने की बात कही गई। और यह कहा गया कि इसके 10 इयर्स लेटर 1919 में 10 इयर्स लेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में कितना डेवलपमेंट हुआ, इसको लेके चल के 10 इयर्स लेटर एक कमीशन बिठाया जाएगा जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की क्या करेगी, सुपरविजन करने का काम करेगी, जो आगे चल के साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसको लेके काफी बवाल मचा भारत। फिर आपका 1928 जिसे नेहरू कमेटी कहा जाता है, यह 10 मेंबरशिप था, यानी 10 सदस्य था नेहरू कमेटी। मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे और इसमें 9 मेंबर्स थे। यह जो इंडिया सेक्रेटरी लॉर्ड बर्कनहेड था, इसने चैलेंज किया इंडियंस को कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करके दिखाइए। और 1928 के मार्च अप्रैल मंथ में दिल्ली में टोटल ऑल ओवर इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी की एक क्या हुई, एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हुई, सर्वदलीय सम्मेलन मीटिंग हुई, और जिसमें क्या किया गया, ये तय हुआ इसी में नेहरू कमेटी बनाया गया। डिफरेंट पार्टियों के जो मेंबर्स थे वो थे इसमें, और इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लूप्रिंट को गवर्नर जनरल के सामने रखा, जो काफी एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थे उस समय, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड फंडामेंटल्स, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स थे उनसे रिलेटेड मैटर्स थे, वुमेन्स और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई थी। ओके, फिर चल के एक और आता है 1831 का कांग्रेस का कराची सेशन, जिसके प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। एक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और भी जो चीजें हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल था, एक प्रियम्बल स्ट्रक्चर, उसको इसमें इस बिल को पास कराने का काम किया गया। ओके, तो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 3 राउंड टेबल गोलमेंट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, फर्स्ट 1930 में लंदन में हुआ था, सेकेंड 1931 में जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट को स्टॉप करके। फिर 1932 में हुआ ओके थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद एक व्हाइट पेपर ले आया गया, श्वेत पत्र, और इसी समय एक कम्युनल अवार्ड आया था। कम्युनल अवार्ड में था कि इंडिया की जो एससी कैटेगरी है, जो सप्रेस क्लास है, उनके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी की व्यवस्था कर रहे थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जो स्टेट की डिफरेंट स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें इसका व्यापक पैमाने पे विरोध हुआ इंडिया में। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो की नीति। उस समय मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लेके आया था। तो बाद में चल के 20 सितंबर 1932 को गांधी जी अनटू फास्ट डेट पे चले गए, यानी कि आमरण अनशन जिसे कहा जाता है। फर्स्ट टाइम गांधी जी ने स्टार्ट किया था आमरण अनशन। और फिर 5 डे लेटर जब अंबेडकर पे प्रेशर पड़ा तो 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना में इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें गांधी जी ने ब्रिटिशर्स से अधिक सीटें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में देने की बात कही और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सप्रेस क्लास के लिए। ओके, तब जाके यह जो पॉलिसी थी इसको एबॉलिश किया गया मैकडोनाल्ड की। फिर उसके बाद व्हाइट पेपर्स आए, श्वेत पत्र, और जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। इसके बाद 3 राउंड जिसमें इंडिया की
ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने, वैसे तो कांग्रेस सिर्फ एक ही में गई, गांधी जी जिस जो होल इंडिपेंडेंट की मांग किया जा रहा था, डोमिनियन स्टेट की मांग किया जा रहा था, वह कोई कुछ भी नहीं मिला, तो गांधी जी वापस आ गए, मनसा समझ गए। लेकिन बाद में चल के इसी को बेस बना के 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यह काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 395 आर्टिकल्स है, उसमें से एटलीस्ट 195 200 के आसपास के आर्टिकल को सेम एज सेम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इंक्लूड कर लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो सबसे मेन फीचर्स थी वह ये था कि जो प्रांतों में, यानी कि जो प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम को अप्लाई किया गया था, उसे एबॉलिश करके यहां पे प्रोविंशियल फ्रीडम की बात की गई, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, जो प्रेजेंट टाइम में आज के जितने भी स्टेट हैं इनको प्रोवाइड किया गया। जैसे सेम मॉडल वैसे क्या है, उस समय 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल फ्रीडम प्रोवाइड की गई, यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, उनके लिए सब्जेक्ट अलग कर दिए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग सब्जेक्ट किए गए। और एक कॉन्करेंट, यानी कि स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, एक क्लास 8 में भी आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा। तो और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो सेकेंड फीचर थी, उसमें कहा एक सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में एस्टेब्लिश करने का काम किया गया, जो आज भी आपका है। इसी समय 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ही आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो टोटल आज करेंसी प्रिंट करने का और करेंसी को देखने का काम करता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। फिर आपका इसी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ही 1937 में प्रोविंशियल जो स्टेट हैं, यानी जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उसमें इलेक्शन कराए गए और इसमें कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों ने पार्टिसिपेट करने का काम किया। और 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिली और 2 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का काम किया, मिलीजुली सरकार बनाई। जो आज के जो स्टेट में प्रेजेंट टाइम में जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सेम एज उसी समय इलेक्शन हुआ। ओके, और इलेक्शन के बाद जो पावर, जो अभी कुछ समय पहले जब सत्ता में आए कांग्रेसी लीडर्स, जो पुलिस इन कांग्रेसियों को कभी लाठी से पीटती थी, डीएम के चेंबर में नहीं घुसने देती थी, वही डीएम साहब और वही सेक्रेटरी साहब मंत्रियों, जब मंत्री जी गाड़ी से उतरते थे उसके पहले उतर के उनका फाटक खोल के उनकी आवाभगत में खड़े रहते थे। तो काफी एक अलग माहौल था अपने आप में। तो फिर उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बहुत से ऐसे हुए इंडिया की फ्रीडम को लेके आए। फिर आपका बेबल प्लान आया 1940 के आसपास, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, तो ये तब उससे रिलेटेड थे। फिर लास्टली फाइनल ये तय हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उसमें वो भी शामिल थे, पैथिक लॉरेंस इसके मेन हेड थे। ओके, तो यह 3 कमिटीज का था, मेंबर्स की कमिटी का। तो जो कैबिनेट मिशन आया इसने एस्टेब्लिश कर दिए, इसने फिक्स कर दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रोसेस को। ओके, और इसी समय इंडिया कैबिनेट मिशन ने ही क्या किया, इंडिया के पार्टीशन की जो कॉन्सेप्ट थी उसको सामने रख दिया। कुछ ऐसे रहे कंडीशंस जो पार्टीशन को कांग्रेस लीडर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स को अडॉप्ट करना पड़ा, सर्कमस्टांसेस जैसी आ गई थी, जो भी हो जैसा भी हो। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग हुई इसके मेकिंग की, वह 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो इम्परमानेंट प्रेसिडेंट थे,
बनाया गया। इसके 2 डेज लेटर ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया, जो संविधान बनने के लास्ट टाइम तक रहे 26 नवंबर, और बाद में चल के 26 जनवरी 1950 को इन्हें इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसके बाद की जो प्रोसेस है 1946 के बाद की प्रोसेस, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ में आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।